ओम शांति। गुड इवनिंग और वेलकम। आशा करते हैं आप सभी खुशहाल होंगे। आज हम आपके लिए और सुंदर एक टॉपिक लेके आए हैं हमारे इस हिंदी सीरीज में। टॉपिक का नाम है हाउ टू डी स्ट्रेस, तनाव कैसे दूर करें। जूम और वेब लिंक से जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेलकम अगेन। तनाव, इस शब्द का अर्थ क्या है? मैंने कहीं पढ़ा था, तनाव का अर्थ है आप कुछ और होना चाहते हैं जो आप नहीं है, या पाना चाहते हैं जो आपके पास नहीं है। तनाव हमारे गलत विचारों की रचना है जिसका हमारी स्मृति शक्ति, निर्णय शक्ति और हमारे प्रदर्शन पर असर पड़ता है। इसका अर्थ ये है कि यदि हम हमारे विचारों को चेंज कर दें तो हम तनाव मुक्त हो सकते हैं। कलयुग के इस समय हर किसी के जीवन में हर समय सब कुछ ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन अच्छे मानसिक स्वास्थ्य से हर समस्या हर समय उसका समाधान संभव है। हम जब सुबह परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, मैं बैठा हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे बोझ हरने आया हूं। तो क्या वाकई अपने सारे बोझ, अपना सारा स्ट्रेस तनाव परमात्मा को देकर हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं? तो इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम इनवाइट करते हैं परमात्मा की सुंदर रचना, अर्चना बहन। अर्चना बहन, आपका स्वागत है। गुड इवनिंग। वहां पर आप इंडिया से जुड़े हुए हैं, तो इंडिया में तो इस वक्त 11:30 बजे है। तो थैंक यू, आप अपना समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े हैं आज। तो मैं अर्चना बेन आपका थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। अर्चना बेन, आप ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में एज ए डेप्यूटी मैनेजर हॉस्पिटल प्रमोशनल सर्विसेज की सेवाएं दे रही हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आउटरीच सर्विसेज, एडमिन सपोर्ट टू कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है। आपने अपना जीवन पिछले 26 सालों से ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया है। तो अर्चना बहन, आपका फिर से स्वागत करते हैं और आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस टॉपिक पर हमें और गहराई से समझाएं कि हम अपने जीवन को तनाव मुक्त कैसे कर सकते हैं। यदि किसी को प्रश्न भी होगा तो आप चैट पर जरूर भेजें और हम प्रश्नों को अंत में अर्चना बहन से पूछेंगे जिनका जवाब वो दे सकते हैं। सो अर्चना बहन, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू अशीमा बहन। आज हमारा जो टॉपिक है, तनाव या डी स्ट्रेस हम कैसे हो। तो मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि आज जो पार्टिसिपेंट्स है उसमें से कोई ऐसा है कि जिसने आज तक कभी कोई तनाव महसूस ही नहीं किया है? ऐसे हो सकता है क्या? इंक्लूडिंग मी। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ कि तनाव कैसे डेवलप होता जाता है। जब से मुझे रुचि बहन ने बताया कि आपको सबसे पहले तो उन्होंने पूछा कि आप एक क्लास लोगे, और उस वक्त मैंने हाँ बोल दिया। और फिर भूल गई। और बाद में जब सचमुच टाइम आया, टॉपिक आ गया, तो फिर मैं सोच में पड़ गई कि अरे बाप रे, हाँ तो कर दिया है। और हुआ ये कि मैं बहुत लंबी छुट्टी के बाद वापस हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। तो बहुत सारा पेंडिंग काम भी था। तो वो करते करते कैसे दिन बीत गए वो पता ही नहीं चला। और जब ये लेक्चर लेने का समय आया तो सबसे पहला मेरा क्या रिस्पॉन्स रहा। मेरी अपनी अंदर की मानसिक स्थिति बताती हूँ। कि जैसे जैसे दिन नजदीक आने लगे, मैं सोचने लगी अरे बाप रे, हाँ तो कर दिया है। पर तैयारी कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी, जिसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। कि हाँ तो कर दिया,
अब टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला मेरा सोच जो चला वो ये था कि मैं मना कर देती हूँ। तनाव का सबसे पहला जो रिस्पॉन्स होता है उसको कहते हैं फ्लाइट या फाइट या फ्लाइट, कि या तो आप उसको फेस करते हो या तो आप उससे भाग जाते हो। तो सबसे पहला मेरा ये रिएक्शन था कि मैं सोचने लगी कि मैं कह देती हूँ कि मैं नहीं करूंगी। फिर सोचा कि अगर मैं ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज से भागती रहूंगी तो क्या होगा। हम्म, मेरा जो तनाव है उसकी मुझे आदत होती जाएगी। तो मैंने सोचा कि यदि मैं ये अपॉर्चुनिटी ले लेती हूँ तो क्या होगा। समझो, मुझे नहीं टाइम मिले, नहीं मिलता है चिंतन करने का या तैयारी करने का। बुरे से बुरा क्या होगा, हम्म, कि लोग कहेंगे कि अरे प्रिपेयर्ड हो के नहीं है। या फिर और क्या होगा कि जो ज्वाइन किए हैं, कुछ स्टे करेंगे, कुछ निकल जाएंगे। तो मैंने जब ये सोचा कि ये जो मैं कर रही हूँ जिससे मुझे तनाव आ गया है, तो इसका बुरा से बुरा क्या हो सकता है। तो यही सबसे पहला लेसन है, स्ट्रेस को कैसे डील करने का। तो कहते हैं ना कि तनाव से ऐसी हो गई है दोस्ती कि तनाव ना होने से तनाव होता है। तो आजकल तनाव का इतना जैसे हमारा संस्कार बन गया है कि तनाव नहीं है तो हमें तनाव हो जाता है। तो कहते हैं कि जब तक तनाव नहीं है, जब तक प्रेशर नहीं है, हम अच्छा काम नहीं कर सकते। और दूसरा हमने कहना शुरू कर दिया कि तनाव तो जैसे नेचुरल है, स्ट्रेस इज नेचुरल। तो हमने क्या कर लिया, स्ट्रेस को भी जैसे नॉर्मल कर लिया। लेकिन अगर हम देखेंगे कि तनाव है, लेकिन तनाव एक्चुअली क्या है, तनाव का डेफिनेशन क्या है जिसके साथ हम जिए जा रहे हैं। तो तनाव का एक कोई डेफिनेशन नहीं है कि इसको तनाव कहते हैं। तनाव के लिए साइंटिफिक भी डेफिनेशन है, एक जनरल भी डेफिनेशन है। तो कहते हैं कि तनाव जो है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। जितना आपका रेजिलियंस यानी इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ ज्यादा है, उतना आपका स्ट्रेस कम है। तो स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर इनर पावर या रेजिलियंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। दूसरा उसका डेफिनेशन ये है कि स्ट्रेस इज अ नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन। जैसे तनाव की स्थिति, परिस्थिति एक हो सकती है, लेकिन हर एक का जो उसको रिएक्ट करने का तरीका है या हर एक की जो रिएक्शन है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे एक कहानी सुनाते हैं कि कैसे किसकी रिएक्शन हो सकती है। कि एक व्यक्ति थे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट अटैक आ गया, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तो अभी उनके परिवारजनों को बता दिया गया कि अभी इनको ना तो कोई एकदम शॉकिंग न्यूज सुनाओ, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं सुनाओ को, या कोई बात नहीं करो कि जिससे उनको सदमा लगे, ना सुख की ना दुख की। अब हुआ यूं कि उसी दरमियान उनको लॉटरी लग गई। तो अब उनकी वाइफ के पास टिकट था, उन्होंने चेक किया और उनको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। तब वाइफ सोच में पड़ गई कि अब ये तो है तो गुड न्यूज, लेकिन अगर मैं इनको बताने जाऊं, और वो सदमे से, हाँ, कुछ बुरा हो जाए तो क्या हो। तो उन्होंने एक शॉर्टकट निकाला। उन्होंने डॉक्टर से जाके मिले और डॉक्टर को कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है और ये न्यूज अभी मुझे मेरे पति को सुनानी है।
तो इसको आप कैसे मॉडरेटली या माइल्ड करके कैसे सुनाएंगे कि उनको एकदम खुशी के मारे, या वो सरप्राइज के मारे धक्का न लगे। तो डॉक्टर गए, डॉक्टर ने कहा इजी है, मैं इनको बताता हूँ। तो उन्होंने, जैसे पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई जी, समझो आपको 25,000 की लॉटरी लग जाती है, आप उस सब पैसे से क्या करेंगे? तो उन्होंने सोचा, और उन्होंने कहा अगर मुझे 25,000 मिल जाते हैं तो मैं उससे मंदिर में भंडारा करवा दूँ, 100 लोगों को भोजन करवा दूँ। फिर डॉक्टर ने कहा कि मान लो आपको 50,000 मिलते हैं तो आप क्या करोगे? तो कहते कि 50,000 से मैं किसी अनाथ आश्रम को दान दे दूँ। तो कहते अगर आपको 1 लाख मिले तो कहते 1 लाख अगर मुझे मिलता है, तो मैं उससे भी बड़ा कोई दान का ही काम करूंगा। तो कहते मान लो आपको 1 करोड़ मिल जाए तो पेशेंट के मुंह से निकलता है, हाँ, कि अगर ऐसा हो तो 50% मैं आपको दे दूंगी। और होता क्या है, डॉक्टर बेहोश हो जाता है। तो ये तो एक कहानी है, लेकिन ये क्या दिखाती है कि किसकी रिएक्शन कैसे होगी, हम्म, वो बता नहीं सकते। तो स्ट्रेसर्स हर एक के लिए अलग अलग होते हैं। जो मेरे लिए स्ट्रेस फैक्टर है वो आपके लिए होगा ही, ऐसे नहीं है। कई बार छोटी छोटी बातें हमें इरिटेट कर जाती है ना। हर एक के लिए अलग होगा। आप सोचो आपके लिए कौन सी छोटी छोटी बातें आपको इरिटेट करती है। स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस के साथ और दो शब्द आते हैं, एक है प्रेशर और दूसरा है टेंशन। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या है? प्रेशर जब कोई टाइम बाउंड आपको काम करना है, कोई वर्क प्रोजेक्ट है आपका, वो उसकी डेडलाइन है, और उसी डेडलाइन में आपको अगर काम करना है, या कोई ऐसी आफत आप पर आ पड़े, है, कि अभी मेरे जान पर ही आ पड़ी है और प्रेशर है, और हम बड़े बड़े काम उससे कर जाते हैं। दूसरी है, दूसरी बात है टेंशन। टेंशन क्या है? किसी विद्यार्थी को पूछो, एग्जाम का टेंशन। कितनी भी तैयारी कर लो, हर विद्यार्थी को एग्जाम का टेंशन होता ही है। अभी बारिश चल रही है, तो बारिश के मौसम में यहाँ हमेशा लाइट चली जाती है, और दूसरा इंटरनेट डाउन हो जाता है। तो मैंने ये भी सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेक्चर शुरू हो और ये सब बातें आ जाए। लेकिन फिर भी देखो, आप और हम अभी बात कर रहे हैं। तो ये सारे स्ट्रेस फैक्टर्स है। तो हम बात कर रहे थे टेंशन की, कि विद्यार्थी को कितना टेंशन हो जाता है कि जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाए वो क्या सोचता रहता है, फलाना पेपर तो बहुत अच्छा गया, लेकिन मैथ्स थोड़ा हम्म, या हिस्ट्री अच्छा गया, साइंस में थोड़ा सा कम पड़ गया। और फिर वो इतना स्ट्रेस हो जाता है कि एक बार को रिजल्ट आ जाए, चाहे मैं फेल ही क्यों ना हो जाऊं, लेकिन पहले मुझे रिजल्ट देखना है। तो ये क्या है? फ्लक्चुएशन। एक बार तो उसको लगता है कि सब कुछ अच्छा है, एक बार तो उसको लगता है कि फिर मैं फेल होंगे। तो ये जो फ्लक्चुएशन है उसको टेंशन कहते हैं। और स्ट्रेस क्या है? ये प्रेशर प्लस टेंशन, ये जब क्रोनिक हो जाता है, यानी इसकी जब आदत हो जाती है, ये रिपीटेड हो जाता है, तो उसको कहते हैं स्ट्रेस में आना, टेंशन में आना। तो अभी आप खुद के लिए सोचो कि किस बात का मुझे प्रेशर रहता है, किस बात का मुझे टेंशन रहता है, और कहीं
टेंशन और प्रेशर को सकम करके कहीं मेरी स्ट्रेस में रहने की आदत तो नहीं होगी। स्ट्रेस में रहने की आदत होती है क्या? तो हैबिट हो जाती है, किसी किसी को स्ट्रेस में रहने की आदत हो जाती है। तो खुद के लिए हम सोचे कि ऐसे कौन से स्ट्रेस फैक्टर्स है, ऐसी कौन सी चीजें हैं या ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिससे मेरा तनाव बढ़ता है या मुझे तनाव होता है। अब जो तनाव होता है, तनाव का और एक डेफिनेशन भी है सिंपल टर्म्स में, कि तनाव यानी जो हमारी मानसिक स्थिति है और जो एक बाह्य स्थिति है या बाह्य परिस्थिति है। तो जब मानसिक स्थिति और बाह्य परिस्थिति में मेल नहीं होता है, बैलेंस नहीं होता है या कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तब तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो मन की स्थिति और बाह्य स्थिति, अब मन क्या है? मन का काम क्या है? मन एक सूक्ष्म शक्ति है, आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है। मन का काम क्या है? विचारों को उत्पन्न करना, विचार करना, सोचना। आध्यात्मिक भाषा में उसे कहते हैं संकल्प उत्पन्न करना। तो अब जो सोच होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, उसके प्रकार होते हैं। अगर दिन भर में हम देखेंगे तो मुख्यतः 4 प्रकार के विचार चलते हैं। एक है जिनको कहते हैं नेसेसरी थॉट्स, कि इतने बजे उठना है, तैयार होना है, इतने बजे की बस पकड़नी है या ट्रेन पकड़नी है, इतने बजे ऑफिस में पहुंचना है या बिजनेस की जगह पे पहुंचना है, या खाना बनाना है, टिफिन पैक करना है। तो ये सारे क्या है? नेसेसरी थॉट्स है। फिर दूसरे प्रकार के थॉट्स है जो मुख्यतः हमें, हम बार बार बोलते हैं। एक है पॉजिटिव और दूसरा है निगेटिव। तो पॉजिटिव थॉट्स क्या है? जो थॉट्स जो हमारे आंतरिक गुण हैं, आत्मा के जो आंतरिक गुण है, प्यार है, शक्ति है, गुण है, शांति है, आनंद है, सुख है, इन पर आधारित जो विचार है वो पॉजिटिव विचार है। और निगेटिव विचार क्या है? इसके ऑपोजिट, नफरत पर बेस्ड, ईर्ष्या पर बेस्ड, हेट्रेट पर बेस्ड, गुस्से पर बेस्ड। तो ये निगेटिव विचार है। और फिर चौथा प्रकार है वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ विचार, कि बस आ रहे हैं, उसका कोई सिर पैर नहीं है। या तो हम पास्ट का सोच रहे हैं या तो हम फ्यूचर में लगे हैं। तो अब दिन भर में हमारे जो विचार चलते हैं, तो आप देखिए उसकी क्वांटिटी क्या है। पॉजिटिव थॉट्स कितने चलते हैं, निगेटिव थॉट्स कितने चलते हैं, नेसेसरी कितने हैं और वेस्ट कितने हैं। तो उसको पहचानने की युक्ति क्या है? जो निगेटिव थॉट्स होंगे और जो वेस्ट थॉट्स होंगे, उनकी गति पर ध्यान दो। जो निगेटिव थॉट्स है और वेस्ट थॉट्स है, वो फास्ट गति से चलते हैं, उनकी संख्या भी ज्यादा होती है। एक ही मिनट पास्ट हर्ट, 10 साल पहले मुझे किसी ने कुछ कह दिया, 10 साल पहले पहले किसी ने मेरा अपमान कर दिया, और आज अचानक वो व्यक्ति मेरे सामने आया। अब क्या हो जाता है? उससे जुड़ी हुई वो सारी स्मृतियां जागृत हो जाती है।
जिसको हमें लगा था कि हम तो भूल गए, हमने इसको ओवरकम कर लिया, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति को देख लेते हैं तो वो सारी स्मृतियां मन में सब संकल्प उत्पन्न करती है, और एकदम फास्ट गति से। अब हमारी जो गति है, जैसे आप जिस वाहन से जा रहे हो, गति उसकी होती है। आप बस में अगर जा रहे हो, आप बैठे हो, तो शरीर से बैठा है, स्पीड किसकी है? बस की। यही आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, गति किसकी है? ट्रेन की है। और आप प्लेन से ट्रेवल ट्रेवल कर रहे हो, आप स्थिर बैठे हो, गति किसकी है? प्लेन की है। तो ऐसे फिजिकली हम कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन मन तेज गति से दौड़ रहा है। तो जब हमारा मन इतनी तेज गति से दौड़ेगा तो क्या होगा? जैसा हम सोचेंगे, सोचने से या संकल्प से वृत्ति बनती है। वृत्ति यानी क्या? वृत्त, सर्कल। जो सोच रहे हैं, बार बार अगर एक ही सोच आ रहा है तो उससे हमारी वो वृत्ति बन रही है। तो वृत्ति हमारी, मेरी आज वृत्ति क्या है, उसकी पहचान क्या है? मेरे संकल्प कौन से है। अगर मेरे पॉजिटिव संकल्प ज्यादा है तो मेरी वृत्ति भी पॉजिटिव है। कहते हैं ना कि ये बहुत अच्छी वृत्ति वाला व्यक्ति है, इसकी वृत्ति बहुत अच्छी है। और वृत्ति के साथ दृष्टि मानी जाए, तो वृत्ति से फिर दृष्टि, और दृष्टि से फिर सृष्टि। सृष्टि किसकी? मेरी खुद की सृष्टि। तो अब अगर मैं हमेशा तनाव में रहती हूँ, अब अगर मैं हमेशा कश्मकश में रहती हूँ, तो कहाँ चेक करने की आवश्यकता है? हम्म, जैसे हमने कहा कि एक है अंदर की स्थिति, मेरे मन की स्थिति, और एक है बाह्य स्थिति, परिस्थिति। यूजुअली हम क्या करते हैं? बाह्य स्थिति पे फोकस करते हैं। इसने ऐसे कहा इसलिए ऐसा हुआ, इसने ऐसे किया इसलिए ऐसे हुआ, या सरकमस्टांस ही ऐसे थे, उस वक्त की सिचुएशन ही ऐसी। तो ब्लेम किसको करते हैं? करते हैं हम बाह्य परिस्थिति। लेकिन रिएक्ट करने वाली कौन है? मैं खुद। तो अगर मुझे मेरे तनाव को काबिज करना है, तनाव को मैनेज करना है, क्योंकि परिस्थिति तो वैसी रहेगी, परिस्थिति तो बदलने वाली नहीं है। तो सबसे पहली स्टेप है कि हम एक्सेप्ट करें जो बात या जो सिचुएशन या व्यक्ति जो है, जैसे है, वो वैसे ही रहेंगे, वो बदलने वाले नहीं है। बदलना किसको है? मुझे, खुद को। लेकिन कई बार क्या होता है, ओवर थिंकिंग, जैसे हमने पहले बात की कि ऐसे हुआ तो, वैसे हुआ तो, ये ऐसे ना करते तो, उस वक्त हम ऐसे करते तो जैसे पानी होता है, अगर पानी में बहुत सारा कीचड़ है और पानी अस्थिर है, पानी में आप एक पत्थर डालो, क्या होगा? रिपल्स। तो आपको तला, जो जहां पर पानी है तो उसका तला नहीं दिखेगा। लेकिन यही अगर वो शांत हो जाए तो पानी तो ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिखेगा। तो मन का भी ऐसे ही, सोच आया, कोई थॉट आया, कोई ट्रिगर फैक्टर। अब देखो, छोटी छोटी, मैं मेरे अनुभव से सुनाती हूँ, छोटी छोटी बात, बहुत बड़ी बड़ी नहीं।
जैसे मेरा खुद का मैं बताती हूँ कि कई बार अभी मैंने काफी उस पर काम किया है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कैसे बिहेव करता है, छोटी बात। कि किसी किसी को आदत होती है ना कि पैर घिस के चलते हैं, तो तुरंत मुझे ट्रिगर होता था कि कैसे चल रहे, पैर घिस के चल रहे। हाँ? या किसी किसी को आदत होती है बहुत ज्यादा जोर जोर से बात करना, कितनी जोर जोर से बात कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बात है। हाँ? या किसी को आदत होती है खाते वक्त आवाज कर, मुझे तुरंत ट्रिगर हो जाता। तो अब उनकी वो आदत है, वो अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, उसका उन पर कोई असर नहीं हो रहा है, पर मेरे ऊपर असर हो रहा है। मैं अस्वस्थ हो रही हूँ, मेरे संकल्प चल रहे हैं। तो अब गलती उनकी है या मेरे सोच की है? मैं उनको थोड़ी जाके बोल सकती हूँ। सोच किसका चेंज करना है? मेरा, मुझे करना है। मुझे वो रॉन्ग लग रहा है, उनको नहीं लग रहा है, वो उनकी आदत है। तो ये छोटी छोटी बात है। तो खुद के लिए भी देखिए, छोटी छोटी बातें जो इरिटेट कर। ऐसे ही एक कहते हैं ना कि ये बहुत परफेक्शनिस्ट है, कि कोई भी काम करते हैं 100% ही चाहिए, 99 भी नहीं चले। जो भी काम करो उसका रिजल्ट कैसे चाहिए? 100%, कि जिसको कहते हैं ऑल और नथिंग, ये वाला थिंकिंग। या तो सब कुछ या तो कुछ नहीं। तो उससे क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए 10 क्वेश्चंस पूछे, आपने 9 आंसर्स बहुत अच्छे से दिए, एक में थोड़े से अटक गए। अब जो परफेक्शनिस्ट होता है उसका सोच चलता है किस पर? वो 10वां आंसर जिसमें वो थोड़ा सा अटका, 9 राइट दिए, उसका कुछ नहीं। और अब वो सोचना शुरू कर दे कि मुझे भी बेटर प्रिपेयर्ड होना चाहिए था, या अचानक ही ये क्वेश्चन आ गया ना, मैं कैसे अटक गया, अब क्या होगा, अब मेरा इम्प्रेशन कैसे हुआ हो, सामने वाले ने क्या सोचा हो। हम्म, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है ऑल या नथिंग का। कई बार हम सोचते हैं कि अभी हम डाइट करेंगे, तो अब वो डाइट में कैसे कि शुरू करते हैं कि ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, इतने बजे से इतने बजे तक ही खाएंगे, आजकल बहुत सारे डाइट निकले हैं। तो अब उसमें क्या हो जाता है कभी कभी, एक दिन बहुत एकदम कड़क, पक्का, डिटरमाइंड, दूसरे दिन हम्म, क्या हो जाता है? आप डाइट पे हो, आपका साथी समझो नहीं है डाइट पे, तो वो तो खाएंगे ना। तो अब वो जो पदार्थ है वो देख के थोड़ा लालच हो जाती है कि मैं भी खाऊं। अब 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन थोड़ा सा खा लेते हैं। तो अब इतना गिल्टी महसूस करने लगते हैं कि अब से 3 दिन जो किया, समझो दिन भर भी किया, एक ही कुछ खा लिया, तो 90% तो कर लिया, 10% फेल हो गए। तो क्या होता है कि चलो छोड़ो ना, मेरे से नहीं होगा। तो या तो मैं पूरा करूंगी या तो फिर मैं करूंगी ही नहीं। तो ये जो ऐसा एटीट्यूड है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। किसका? लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी जो है, उन्होंने मोनालिसा का पेंटिंग बनाया हुआ है। तो वो जो आर्ट है, आज तक भी बेस्ट ऑफ बेस्ट माना जाता है। और लियोनार्डो दा विंसी को एकदम टॉप
बेस्ट ऑफ बेस्ट आर्टिस्ट माना जाता है, लेकिन वो भी परफेक्शनिस्ट है। तो कैसे? उन्होंने कई सारे आर्ट बनाना शुरू किए, कई सारी उनको कल्पनाएं आती गई, और उन्होंने कैनवास पर उतारना भी शुरू किया। लेकिन वो इतने परफेक्शनिस्ट थे कि अगर थोड़ा भी यहाँ वहां हो जाए तो तुरंत वो हम्म, उस चीज को रिजेक्ट कर देते थे। तो ऐसी उनकी कई कलाकृतियां हैं जो पूरी नहीं हुई हैं, उनके हिसाब से उसमें कोई कमी थी। लेकिन जिसमें उन्होंने कमी ढूंढी या उनको जिसमें कमी लगी, वो कमी वाला पेंटिंग या वो कमी वाला आर्ट भी आज बेस्ट ऑफ बेस्ट है। तो सोचो, उन्होंने वो जो भी छोटी सी कमी थी उसको अगर नजरअंदाज कर दिया होता, और वो जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लिया है वो पूरा किया होता, तो देखो आज हमें कितने सारे ऐसे आर्ट मिलते कि जिसका कोई दूसरा तोड़ नहीं। तो ये एक परफेक्शनिस्ट वाली वृत्ति जो है, ये हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस मिला, कि जो उनके लिए सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट होता है, एक ग्रे एरिया जो होता है वो उनके लिए होता ही नहीं। तो खुद के लिए चेक करें कि क्या हम अपने ऊपर इतने हार्ड है, कि जो भी करूंगी 100%, नहीं तो नहीं करूंगी। तो या तो हम सक्सेसफुल है, या तो फिर कंप्लीट फेल्यूर है। तो ऐसे होता है क्या? नहीं है। मान लो एक सब्जेक्ट में आप कम हैं, किसी और सब्जेक्ट में आप अच्छे हो है, तो किस पर फोकस करना है? जिस सब्जेक्ट में हम अच्छे हैं। तो ऐसे ही इससे क्या हो जाता है कि हमारी जो पर्सनल ग्रोथ है या जो क्रिएटिविटी है, ये सारी इस सोच से खत्म हो जाती है। हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति परफेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन ऐसे नहीं है। जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को समझकर कार्य करता है, अपनी लिमिटेशंस को, अपने स्ट्रेंथ को मैनेजमेंट में एक सिखाते हैं, उसको स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा, SWAT। एस क्या है? हमारी स्ट्रेंथ। हर एक की अपनी अलग स्ट्रेंथ है। मेरी स्ट्रेंथ क्या है या मेरे प्लस पॉइंट्स क्या है, वो मुझे खुद को पता होनी चाहिए। उस स्ट्रेंथ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटीज क्या है। ऐसे ही मेरी वीकनेस क्या है? SW। डब्ल्यू इज फॉर वीकनेस। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो 100% परिपूर्ण है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो फ्लॉलेस है, उसमें कोई कमी कमजोरी नहीं है। हाँ, ये हो है कि मेरी कमजोरी आपकी कमजोरी से अलग हो, या मेरी कमजोरी एक सब्जेक्ट में ज्यादा हो, एक सब्जेक्ट में कम हो, लेकिन कमजोरी होती जरूर है कुछ ना कुछ। तो अब ये कमजोरी, मेरी खुद की कमजोरी मुझे खुद ही ढूंढनी है, और उस कमजोरी पर आधारित थ्रेड्स, स्ट्रेंथ के आधारित अपॉर्चुनिटीज, और थ्रेड के जो अपनी कमजोरी है, वीकनेस है, उस पर आधारित थ्रेड्स क्या है, कि आज से 5 साल बाद मैं कहाँ पर रहूंगी। अगर मैंने मेरी स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन किया, अपने पहले तो स्ट्रेंथ को ढूंढ लिया, उस पर मैंने काम किया, उस पर आधारित मैंने जो अपॉर्चुनिटीज आई वो ली, उसके साथ साथ जो मेरी वीकनेस है उसको भी समझा, और वो वीकनेस पर, क्योंकि वीकनेस किसको जन्म देगी? कुछ ना कुछ विघ्न आ सकते हैं।
या कमी पेशी रह जाए तो वो एक थ्रेट हो जाती है। तो ये स्वॉट एनालिसिस हर एक को खुद का करते आना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे परफेक्शनिस्ट। तो जो परफेक्शनिस्ट है उनकी और एक खूबी होती है, वो होता है क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी भी है, लेकिन जब वो क्रिटिकल थिंकिंग एक लिमिट के बाहर चली जाती है तो वो तनाव उत्पन्न करती है। जब वो क्रिटिकल थिंकिंग स्वभाव बन जाती है तब वो तनाव उत्पन्न करती है। फॉर एग्जाम्पल, जो मेडिकल प्रोफेशन में होते हैं उनके उनको सिखाया जाता है, स्वच्छता सभी करते हैं, क्लीनलीनेस। लेकिन जो कॉमन लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, उनकी स्वच्छता का डेफिनेशन और मेडिकल प्रोफेशन का अलग है। कैसे? आपने किसी सरफेस को क्लीन कर दिया, आप कहेंगे कि ये साफ हो गया। लेकिन यही अगर ओटी का अगर कोई सरफेस है, ओटी ऑपरेशन थिएटर में अगर कोई सरफेस है, तो उसको सिर्फ पोंछने से नहीं चलता है, उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। सिर्फ घर की स्वच्छता, जैसे एक कमरा हमने साफ कर लिया, अगर वही कमरा ऑपरेशन थिएटर का है तो उसको फ्यूमिगेट किया जाता है। यानी क्या? कि बिल्कुल 0% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें होने चाहिए, 0% इन्फेक्शन के चांस। तो ये क्या है? परफेक्शन। 100% वहां पर चाहिए, तो उनको सिखाया जाता है। आप ऐसे ही किसी चीज को ले लेंगे, मेडिकल प्रोफेशनल्स ग्लोव्स पहनेंगे, ये यहाँ से ऊपर का स्टराइल हिस्सा है, यहाँ से नीचे का जितने ग्राउंड की तरफ चले जाते हैं तो उसको अनस्टराइल हिस्सा माना जाता है। तो आपको इसी तरीके से आपके हाथ होने चाहिए, आपको इंस्ट्रूमेंट ऐसा ही होल्ड करना चाहिए। तो ये क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग। लेकिन जब ये क्रिटिकल थिंकिंग आपसी संबंधों में आ जाता है, रिश्ते में आ जाता है कि ऐसा ही तुमको करना चाहिए, या इस बाउंड्री के आगे अगर गए या इस लिमिट के बाहर गए तो कुछ भूल कर दी। या समझो कोई टीचर है, टीचर यानी टाइम के पक्के, टीचर यानी डिसिप्लिन, टीचर यानी कंट्रोल। कि एक टीचर 60 स्टूडेंट्स भी होंगे तो वो एक टीचर वो 60 स्टूडेंट्स को कैसे कंट्रोल करना है वो उनको आता है। अब ये टीचर अगर यही अपना जो वहां पर वैलिड है, कंट्रोल को हो, डिसिप्लिन को हो, यही अगर अपने निजी लाइफ में ले आती है तो क्या हो जाता है? वही स्ट्रिक्टनेस जो वहां पर उपयोगी है, यहाँ पर संबंधों में दरार लाने के लिए कारण बन जाता है। ऐसे ही वकील है कि वहां पर आपको आपके प्रोफेशन में आपका पॉइंट प्रूव करना है, कई प्रूफ देके, कई उदाहरण देके, आपको आपका पॉइंट प्रूव करना है। लेकिन यही पॉइंट प्रूव करने की आदत अगर हम आपसी संबंधों में ले आते हैं तो क्या होता है? लोग आपसे दूर होने लगते हैं। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग की आदत तो नहीं है मेरे में कि जिससे मेरे संबंधों में भी तनाव आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना है? कई बार हमारे अपने लिए भी बहुत अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स होते हैं। आजकल सोशल मीडिया ने भी बहुत कुछ उसमें कंट्रीब्यूट किया है। हाँ, खास करके यंगस्टर्स जो है, कि क्या सही क्या गलत, या इसी तरीके से होगा तो ही वो वैलिड है। चाहे आपकी फिगर है, आप कैसे दिखते हो,
कि अगर थोड़ा भी वेट गेन हुआ तो कितने कॉन्शियस हो जाते। क्यों? इससे पहले, हाँ, अगर कोई वेट गेन होता था, अगर हम किसी से मिले, हाँ, कि 1 साल पहले देखा था और आज आज 1 साल बाद देखे, तो हम क्या कहते थे? अरे वाह, हेल्दी लग रहे हो, है ना? और अभी क्या कहते हैं? हैव यू पुट ऑन वेट? हाँ। तो ये मायने कब चेंज हो गए? मैं ओबेसिटी की बात नहीं कर रही हूँ, पर वो एक हमारे मन में जो एक हमने ये बना लिया कि को इसी फिगर को हमने हेल्दी समझ लिया कि ऐसा ही होना चाहिए, उससे थोड़ा ज्यादा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कुछ स्टैंडर्ड्स हमने अपने लिए ऐसे ही बना लिए हैं, तो वो भी चेक करने की आवश्यकता है कि क्या ये वास्तव में रियलिस्टिक है। ये जो हमने हमारे लिए स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, या जो हमने हमारे लिए गोल बनाए हैं, क्या ये अचीवेबल है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सपने, बड़े सपने नहीं देख रहे, हाँ, या अपने लिए बहुत ऊंचा नहीं सोचना है। सोचना है, लेकिन वो अटेनेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम इतने हाई स्टैंडर्ड्स हमारे लिए रख दे, अगर वो नहीं हम अचीव कर पाए तो हम डिप्रेशन में ना चले जाए। अगर मिलता है तो अच्छा, हाँ, नहीं मिलता है तो भी अच्छा। कर्म करते जाओ, उसके फल की चिंता नहीं करो। तो जब तक ये हम खुद के लिए खुद नहीं ये समझते हैं, तब तक हम उसी उहापोह में, उसी टेंशन में लगे रहेंगे। दूसरी बात, कई सारी बातें हमने मन पर बोझ डाल के रखा हुआ। कई सारी बातें मन में एक्यूमुलेट करके रखी हुई है कि जिसको हम छोड़ ही नहीं रहे। जैसे कहते हैं ना कि वो एक पंछी डाली पर बैठा हुआ है, जंगल में पेड़ पर एक डाली पर वो पंछी बैठा हुआ है, और अचानक आग लग जाती है। तो अब आग लगती है तो सभी प्राणी भागने लगते हैं। अब ये पंछी जो है ये डाली को पकड़ के बैठा है। तो कोई कहता है कि अरे उड़, तो कहता है कैसे उड़, मैं तो डाली पर बैठा हूँ। डाली को पकड़ा हुआ कौन है? वो खुद पकड़ा हुआ है। डाली ने पंछी को पकड़ा है? नहीं, पंछी ने डाली को पकड़ा है। अच्छा, उसके पास पंख भी है, लेकिन उस वक्त वो पंख को भी भूल। तो हमारी भी कैसी इतनी बातें हम पकड़ रखते हैं, पुरानी पुरानी। लास्ट संडे आपने क्या खाना खाया था? अगर पूछूं तो थोड़ा सोच में पड़ेंगे। लेकिन 5 साल पहले अगर किसी ने मुझे कुछ कहा है कि जिससे मुझे हर्ट हुआ है, तो वो बात जो है वो मैंने अब तक मन में रखी हुई है। जैसे अगर पैर में कांटा चुभ जाए तो दर्द होता रहता है। कब तक होता है? जब तक कि आप उसको निकाले नहीं। अगर कांटा अंदर ही रहेगा तो वो दर्द देता रहेगा। तो ये जो बातें रूपी कांटे हैं, वो इतने सारे हमने बुद्धि में, मन में भर के रखे हुए हैं, जो समय प्रति समय चुभते ही रहते हैं। और हम कहते हैं कि स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड। क्यों स्ट्रेस्ड है? क्योंकि लेट गो करना सीखा नहीं। जो बातें हैं उनको छोड़ना सीखा नहीं, बातों को पकड़ के रखा हुआ है। जैसे कोई शिकारी थे, बंदर पकड़ने के लिए, तो कहते हैं बंदर कैसे पकड़े? वो तो एक डाली से दूसरे डाली पे कूदते हैं, या तो उनको
कुछ बाण मारो हो या तो कोई ट्रैप हो, कैसे पकड़े? तो एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कुछ नहीं, एक जार रख दिया पेड़ के नीचे, और उस जार में कोई एक ऐसी चीज रख दी, समझो एप्पल रख दिया, और वो पेड़ के नीचे रख दिया। अब बंदर क्यूरियोसिटी से उस जार के पास आया, अंदर देखा कि एप्पल है। अब उसने क्या किया, वो जार में हाथ डाला, वो एप्पल को पकड़ा। अब वो जार का जो मुंह था वो नैरो था, छोटा था। अब वो हाथ निकाले, हाथ में एप्पल है, तो वो एप्पल सहित वो हाथ बाहर ना निकले, और बंदर वही बैठ गया। क्यों? क्योंकि वो एप्पल छोड़ना नहीं है। अगर वो एप्पल छोड़ दे तो उसका हाथ बाहर आ सकता है, लेकिन बंदर क्या करता है, उस एप्पल को पकड़ के ही रखता है, और फिर वो शिकारी उसको पकड़ लेता है। तो ऐसे ही कई सारी बातें, कई सारी चीजें जो छोड़ सकते हैं, लेकिन हम छोड़ नहीं रहे। क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? तो जैसे विक्टिम हो, हाँ, कि मेरे साथ ऐसे हुआ था, तब ऐसे हुआ, इसलिए ऐसे हुआ। खुद ही खुद के लिए हम बहाना बना रहे हैं। तो वो जो बातें हैं ना, तो अभी लेट गो जो करना है, कई सारी बातें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे आजकल ट्रैफिक का कितना प्रॉब्लम है, तो अब ट्रैफिक को कोसते रहे। ट्रैफिक को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है नहीं, उसे हमें एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? आजकल ऐसे साधन उपलब्ध है कि आप पहले से ही पता कर लेते हो कि फलाने रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, फलाने रोड से जाएंगे तो कम ट्रैफिक लगेगा। दूसरा, जैसे वेदर, वेदर हमारे कंट्रोल में है नहीं है। हम्म, ऐसे ही लोग, डिफिकल्ट फैमिली मेंबर या डिफिकल्ट कोवर्कर, उसका अपना स्वभाव संस्कार है, वो छोड़ना ही नहीं चाहता या चाहती। मेरे लिए वो डिफिकल्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं? हो सकता है डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है गॉसिपिंग नेचर हो, कुछ भी हो, पर हमारे लिए समझो वो डिफिकल्ट है, वो व्यक्ति हमारे लिए डिफिकल्ट। तो एक ही रास्ता है कि जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करो। अब एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वो जो बुराई है या वो जो कर रहा है उस चीज को समर्थन दो, नहीं। एक्सेप्ट करना यानी क्या, ये बात, ये परिस्थिति या ये व्यक्ति ऐसा ही रहेगा, मुझे मेरा रास्ता बदलना है। अगर रास्ता नहीं बदल सकते तो कम से कम मेरा दृष्टिकोण तो मुझे बदलना है। जैसे अगर समझो जॉब है, बहुत सारी परेशानियां आ रही, कोवर्कर्स कलीग्स आपके मान लो आपके अनुकूल नहीं है, और आप अभी स्ट्रेस हो रहे हो कि रोज वही जाना, कि बॉस बहुत डिफिकल्ट है, कोवर्कर्स या तो जलस है या तो कोऑपरेटिव नहीं है, और आप सोच सोच के परेशान हो। तो आपके पास क्या रास्ता है? या तो जॉब बदलो। अब जॉब बदलना इतना आसान नहीं है। अब क्या कर सकते हो? आपके बायोडाटा, आपका रेज्यूमे और जगह पर भेजना शुरू कर सकते हो। जब लगेगा तब लगेगा, दूसरा अगर मिलेगा तो वेल एंड गुड। पर तब तक तो क्या कर सकते हैं, जो है उसको जैसा है वैसा एक्सेप्ट करके, और एक होता है कि हर चीज पूरी तरह से बुरी नहीं होती। इस जॉब में भी कुछ तो अच्छा है,
एटलीस्ट एक स्थिरता तो है, आप जॉबलेस तो नहीं हो, एक जॉब तो है, एक सोर्स ऑफ इनकम तो है जिससे मेरे बिल, जिससे मेरा घर चल रहा है। तो जब चेंज होगा तब होगा। लेकिन अभी मैं अगर इस जॉब की तरफ ऐसे देखूं कि इट इज व्हाट इट इज, ये जो है ये है, इसमें से जो अच्छाई है वो मुझे लेनी है, और जो बात मैं चेंज नहीं कर सकता उसको मैं एक्सेप्ट कर। दूसरी बात है लेट गो में ही कि हम फॉरगिव करना भी सीखे, कि कई सारी बातों का एक्सेप्ट करना है और कई सारी बातों को फॉरगिव भी करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपनी बाउंड्रीज को सेट करना है। कई बार हमें अपनी बाउंड्रीज हमने खुद ही नहीं सेट की हुई होती। तो बाउंड्रीज को सेट करने का मतलब क्या है, कि मैंने खुद ही खुद के लिए सोचना है। कि जैसे कई बार, कि हम टू मच अवेलेबल हो जाते हैं, कभी भी कोई भी फोन करे, हाँ आई एम अवेलेबल, फिर कुछ दिनों बाद उसका फिर अपनी मानसिक स्थिति पर टोल पड़ता है उसका, हमें मुआवजा देना। तो अगर मैं मेरे लिए ये सेट करूं कि मुझे फोन करने का टाइम आपका, समझो हमारे 9 to 1 3 to 5 है, 9 to, अभी मैंने बताना शुरू किया कि अभी 9 to 1 3 to 5, लेकिन अब वो लोग, जरूरी नहीं है कि मैंने लिमिट मेरे लिए सेट की है, उनके लिए नहीं है। तो हो सकता है कि वो उसके बाद या उसके बीच में भी फोन करे। मेरे हाथ में क्या है कि मैं फोन साइलेंट में रखूं। तो ये मैंने मेरे लिए बाउंड्री तय। ऐसे ही, जैसे पर्सनल बाउंड्री हम तुरंत समझ जाते हैं। समझो कोई व्यक्ति एकदम पास पास आके बात कर रहा है, तो क्या हमारे एक स्पेस इन्वेड की उसने, तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, कि हमारे हाव भाव से पता चलता है। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म बाउंड्री हमने हमारे लिए, इट इज इन प्लेस, कि इसके अंदर कोई आता है तो ये आई विल नॉट टॉलरेट दैट। तो जैसे फिजिकल बाउंड्री, वैसे ही इमोशनल बाउंड्री भी सेट करना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, एक दो ही बातों पर हम चर्चा कर पाए। अमीषा बहन, क्या करें अभी आगे? थैंक यू सो मच अर्चना बहन। आपने इतने सुंदर तरीके से आप डिटेल में सुना रहे थे, वो बहुत अच्छा लग रहा था। पर जैसे समय की सीमा हमें देखनी पड़ती है, तो अभी यहाँ नियरली 8 बज गए, और आई आई अंडरस्टैंड इंडिया में भी अभी 12:30 बज गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। हमारे पास 2 मिनट है, अगर आप 2 मिनट में हमें सुंदर अनुभव कराएं मेडिटेशन का, ताकि जिसने भी आज पूरे दिन में जो भी स्ट्रेस लिया है वो एकदम डी स्ट्रेस हो जाए। ओम शांति। रिलैक्स होके बैठ जाए। तन तो रिलैक्स है, स्थिर है। मन की गति की तरफ ध्यान दें। मन से बात करें। अपने संकल्पों की तरफ ध्यान दें। अपनी फीलिंग्स की तरफ ध्यान दें। उस पंछी को याद करें जो डाली पर बैठा है, लेकिन उड़ नहीं पा रहा। उसको सिर्फ एक स्मृति देनी है,
हे पंछी, तुम्हारे पास पंख है, डाली को छोड़ो और उड़ो। जो भी पास्ट की बातें हैं उनको पास्ट में ही छोड़ो। जो भविष्य की बातें हैं उनका असर आज के वर्तमान पर न डालो। सिर्फ प्रेजेंट रहो, आज, इस क्षण में। जिनको माफ करना है उनको माफ करो। जो बातें छोड़नी है उनको छोड़ दो।